नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एमपी राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की सभा। भोपाल में बोले कांग्रेस को अर्बन नक्सल चला रहे। जयपुर में कहा घमंडिया गठबंधन सनातन को मिटाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और इसके बाद राजस्थान में सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने जयपुर में कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन को जड़ से मिटाना चाहता है, लेकिन अगले चुनाव में वे खुद जड़ से उखड़ जाएंगे। राजस्थान के लोगों ने गहलोत सरकार को हटाने का ठान लिया है। इससे पहले पीएम ने भोपाल में कहा कि जब मोदी गारंटी देता है तो वह जमीन पर उभरती है और घर घर पहुंचती है। वहीं कांग्रेस अब एक कंपनी बन गई है जिसे अर्बन नक्सल चला रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। दिल्ली में 22 देशों के आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस। थल सेना प्रमुख बोले प्रशांत क्षेत्र में कुछ चुनौतियां, हम शांति से समाधान के पक्ष में। जी हां दोस्तों, भारत ने संदेश दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत शांति के साथ हर मसले पर हल चाहता है। हम बल प्रयोग से बचने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर देते हैं। हम सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं। दिल्ली में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस में भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को यह बातें कही। सेना और नेवी की यह दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। मानिक शाह सेंटर में 25 सितंबर से शुरू हुई इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और कनाडा समेत 22 देशों के आर्मी चीफ 27 सितंबर तक रहेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन हमेशा से एक तरफा अधिकार जमाता रहा है। जनरल पांडे ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि हम किसी भी तरह के विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। इसके लिए सभी देशों के साथ बातचीत होनी चाहिए। लड़ाई से इसका समाधान नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर वार। भ्रष्टाचार करने पर जेल में डाल रहे हैं तो वो परेशान है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत की रेंज का कोई मुकाबला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप किसी भी अवसर को मामूली मत समझें। हमने इसी अप्रोच के साथ G20 को इतना बड़ा बनाया। भारत की विविधता और लोकतंत्र ने G20 को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर आश्चर्य नहीं हुआ। जब युवा किसी कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो सफलता निश्चित होती है। पीएम ने कहा कि G20 के आयोजन को भारत ने जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, यह देखकर दुनिया चकित है। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं। आप कहते होंगे कि क्या कारण है, क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने का बीड़ा आप जैसे छात्र उठा लेते हैं, उनका सफल होना तो तय हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अब एक एक रुपए के लिए मोहताज होंगे खालिस्तानी। विदेशी फंडिंग पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर। जी हां दोस्तों, कनाडा में तेजी से पांव पसार रहे खालिस्तानी संगठनों के खिलाफ भारतीय एजेंसियां लगातार लगाम कस रही है। इसी बीच खालिस्तानियों की विदेशी फंडिंग को लेकर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। खालिस्तानी संगठनों और इससे जुड़े एनजीओ पर बड़ा ब्रेक लगाने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, जिन खालिस्तानी संगठनों की विदेशी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई की प्लानिंग की जा रही है, उनमें SFJ, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम शामिल है। खालिस्तानियों के जरिए यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी से होने वाली विदेशी फंडिंग को खगाला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, परिवर्तन निर्देशालय, FIU और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलकर फंडिंग पर नकेल कसेंगे। सूत्रों के मुताबिक जैसे कश्मीर में अलगाववादी संगठनों और आतंकी संगठनों पर कार्रवाई हुई है, उसी तर्ज पर खालिस्तानी संगठनों, इससे जुड़े NGO और खालिस्तानी आतंकवादियों पर कार्रवाई होगी। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी संगठन विदेश से मिलने वाली फंडिंग का इस्तेमाल देश के युवाओं को भड़काने में कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेश से होने वाली फंडिंग हवाला के सभी रूट्स को खगाला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। श्रीलंका बोला चीनी जहाज को रुकने की इजाजत नहीं। भारत की चिंता सही, क्षेत्र में शांति सबसे जरूरी। हमने नियम बनाने में उनकी सलाह ली। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ने चीन के जहाजों को अपने देश में रुकने की इजाजत नहीं दी है। श्रीलंका की विदेश मंत्री अली साबरी ने इसकी पुष्टि की। साबरी ने कहा कि भारत की चिंता हमारे लिए बेहद अहम है। हमने इसके लिए अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाया है और इसे बनाते वक्त भारत सहित दूसरे दोस्तों से सलाह भी ली थी। साबरी ने आगे कहा कि हमने अक्टूबर में चीनी जहाज को श्रीलंका आने की इजाजत नहीं दी है। इस पर अब भी बात की जा रही है। सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता सही है और हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। हम अपने क्षेत्र को शांति का जोन बनाना चाहते हैं। श्रीलंका में चीनी वेसल शी यांग शिक्स के डॉग होने पर भारत की चिंताओं के बारे में सवाल पूछे जाने पर श्रीलंका की विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ये SOP के तहत होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के बंदरगाह में रुककर अक्टूबर में चीनी रिसर्च वेसल नेशनल इन्वेस्टिक रिसोर्सेज रिसर्च एंड
एंड डेवलपमेंट एजेंसी के साथ रिसर्च करने वाला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र का दावा, आधार दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी। मूडीज की रिपोर्ट खारिज की। रेटिंग एजेंसी ने सुरक्षा गोपनीयता पर सवाल उठाए थे। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज की रिपोर्ट को खारिज करते हुए आधार कार्ड को दुनिया का सबसे भरोसेमंद डिजिटल पहचान पत्र बताया है। मूडीज इन्वेस्टर्स ने 21 सितंबर को जारी की गई अपनी रिपोर्ट में आधार से जुड़ी लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता पर चिंता जाहिर की थी। रिपोर्ट्स में मनरेगा योजना का संदर्भ देते हुए कहा गया था कि भारत के गर्म और उमस भरे क्लाइमेट में आधार के बायोमेट्रिक सिस्टम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी कभी यह सही तरीके से काम नहीं करता, जिससे मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सोमवार 25 सितंबर को प्रेस रिलीज जारी की थी और मूडीज के दावे को आधारहीन बताया। सरकार ने कहा कि यह रिपोर्ट बिना किसी सबूत के आधार पर तैयार की गई है। भारत के 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस पर भरोसा करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कनाडा के डर्टी गेम का खुलासा, मानवाधिकार की आड़ में खलिस्तानियों को बैकडोर से दे रहा बढ़ावा। जी हां दोस्तों, खलिस्तानी समर्थक तत्व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक समर्थन जैसी धारणाओं की आड़ में करीब 50 साल से कनाडा की जमीन से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन कनाडा इन चरमपंथियों द्वारा डराने, धमकाने, हिंसा किए जाने और नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहने पर पूरी तरह चुप्पी साध लेता है। सूत्रों ने मंगलवार यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा है कि एयर इंडिया के विमान कनिष्क में 1985 में खलिस्तानी चरमपंथियों ने बम विस्फोट किया था और यह अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए हमले से भी पहले हुआ। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक हमला था। उन्होंने कहा कि कनाडा एजेंसियों की स्पष्ट बेरुखी के कारण इस हमले का मुख्य आरोपी तलविंदर सिंह परमार और उसके खलिस्तानी चरमपंथियों का समूह बचकर निकल गए। सूत्रों ने कहा कि विडंबना यह है कि परमार अब कनाडा में खलिस्तानी समर्थक चरमपंथियों का नायक है और प्रतिबंधित समूह सिख फॉर जस्टिस ने अपने अभियान में केंद्र का नाम भी परमार के नाम पर रखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में 51,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटे। कहा 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बदलाव हुए, तकनीक से भ्रष्टाचार घटा, सुविधाएं बढ़ी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 9वें रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। ये युवा पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में भर्ती हुए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पिछले 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं, तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार घटा है और सुविधाएं बढ़ी है। ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। पीएम मोदी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां से उन्होंने 45 जगहों पर मौजूद युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कानून और एलपीजी सब्सिडी स्कीम की करेगी समीक्षा, फिजूल खर्ची और चोरी रोकने के लिए लिया फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी स्कीमों का आकलन और मूल्यांकन करने का फैसला किया है, जिससे फिजूल खर्ची को रोकने से लेकर सरकारी धन की चोरी और बर्बादी को रोका जा सके। साथ ही इन योजनाओं के सही लाभार्थियों को इसका फायदा भी मिल रहा है या नहीं, इसका पता लगाया जा सके। नीति आयोग के अधीन आने वाले डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस ने खाद्य सुरक्षा कानून और रसोई गैस पर सब्सिडी स्कीम के आकलन और अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं जिनके पास अनुभव है उन्हें सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त करने के लिए आरएफपी यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। जो भी आवेदनकर्ता इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सरकार के ई मार्केट पैलेस पोर्टल जीईएम पर आवेदन करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। राफेल विमान मामले में प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान देने का आरोप है। जी हां दोस्तों, राफेल विमान की खरीद पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। केस में पिछली सुनवाई 2 अगस्त को हुई थी। तब कोर्ट ने पुलिस को राहुल के खिलाफ 26 सितंबर तक कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। दोस्तों, राहुल गांधी ने 2018 में राजस्थान में एक रैली के दौरान राफेल विमान खरीद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि कमांडर इन चोर, चौकीदार चोर है। रैली के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कमांडर इन थीफ लिखा था। राहुल की इस टिप्पणी पर भाजपा नेता महेश श्रीमल ने राहुल के खिलाफ मुंबई के गिर गांव पुलिस स्टेशन में मानहानि का केस किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स को लेकर फिर भड़के अश्नीर ग्रोवर, बोले ना कोई टैक्स देगा ना सरकार को मिलेगा। जी हां दोस्तों, जब से खबर आई है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 55,000 करोड़ रुपए की जीएसटी डिमांड का प्री शोकेज नोटिस भेजा गया है, तब से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है। इंडस्ट्री से इस टैक्स डिमांड नोटिस को लेकर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब पूर्व शार्क टैंक जज और भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय को भी इस मामले पर
विचार करने के लिए कहा है। अश्नीर ग्रोवर ने यह तक कह डाला कि 55,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस सरकार के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने में मददगार नहीं होगा और एक रोड़ा साबित हो सकता है। अश्नीर ग्रोवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ना कोई टैक्स देगा, ना इतना सरकार को मिलेगा, केवल कारोबारियों को परेशान करने वाला एक और दिन है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत पहुंची। 29 सितंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी वार्म अप मैच। 5 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। जी हां दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम मंगलवार को भारत पहुंच गई। वर्ल्ड कप 2023 5 अक्टूबर से खेला जाएगा। अफगान टीम ने भारत पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की। टीम ने रवाना होने से पहले भी सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की थी। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान टीम वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले 2 वार्म अप मैच भी खेलेगी। पहला मुकाबला 29 सितंबर को साउथ अफ्रीका और दूसरा 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ होगा। अफगानिस्तान का पहला मैच बांग्लादेश और दूसरा मैच भारत से है। भारत अफगानिस्तान के बीच 11 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल से पहले आखिरी मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 नवंबर को खेलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाली खाड़ी में 3 दिन बाद बनेगा लो प्रेशर। आईएमडी ने कहा साइक्लोन की आशंका नहीं, आज 15 राज्यों में बारिश का अनुमान। जी हां दोस्तों, देश में 25 सितंबर से मानसून के लौटने की शुरुआत हो चुकी है। मानसून जाते जाते कई राज्यों को भिगो रहा है। मौसम विभाग ने आज बिहार, झारखंड सहित 15 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। उधर दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया कि बंगाली खाड़ी में 3 दिन बाद लो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, जो धीरे धीरे वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ेगा। हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल किसी तरह के साइक्लोन से इनकार कर दिया है। वहीं दोस्तों तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते वेल्लोर में क्लास 5 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यहां मंगलवार सुबह से ही तेज बरसात हो रही है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और केरल में बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। आईटी शेयरों में बिकवाली से दबाव में बाजार, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस टॉप लूजर। सेंसेक्स 78 अंक गिरकर 65,945 पर बंद। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 78 अंक गिरकर 65,945 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 9 अंकों की गिरावट रही है, 19,664 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों आज आईटी शेयरों में बिकवाली से बाजार दबाव में रहा। सेंसेक्स पर टेक महिंद्रा और इन्फोसिस टॉप के शेयर टॉप लूजर रहे। इसके शेयर 1% से ज्यादा गिरे। नेस्ले और टाटा स्टील टॉप गेनर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने एसबीआई समेत 3 सरकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना। रेगुलेटरी नॉर्म्स के उल्लंघन की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1.3 करोड़ की पेनल्टी। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने कई रेगुलेटरी नॉर्म्स यानी कि नियामक मापदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई और इंडियन बैंक समेत 3 सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। आरबीआई ने सोमवार को एक स्टेटमेंट जारी कर इस बात की जानकारी दी। आरबीआई ने बताया कि लोन्स एंड एडवांस्ड स्टूटोरी और अन्य रिस्ट्रिक्शन और इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस और एक्सपोजर के मैनेजमेंट पर गाइडलाइन पर जारी कुछ निर्देशों पर पालन न करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1.3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने आगे कहा कि लोन्स एंड एडवांस्ड स्टूटोरी और अन्य रिस्ट्रिक्शन, केवाईसी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन 2016 पर कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मंदिर का खुला दान पात्र, पुजारी का दावा प्रधानमंत्री मोदी के लिफाफे से निकले 21 रुपए। जी हां दोस्तों, गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण मंदिर के दान पात्र में डाले गए प्रधानमंत्री मोदी के लिफाफे को 9 महीने बाद खोला गया। इस लिफाफे में 21 रुपए निकले। दान पात्र में 2 अन्य लिफाफे भी निकले, एक में 101 रुपए और दूसरे में 2100 रुपए थे। दरअसल दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा में 28 जनवरी 2023 को भगवान श्री देवनारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव के उपलक्ष्य आयोजित समारोह को संबोधित करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। पीएम मालासेरी डूंगरी मंदिर दर्शन करने पहुंचे, परिक्रमा की और नीम का पौधा भी लगाया था। उन्होंने यज्ञशाला में चल रहे विष्णु महायज्ञ में पूर्णाहुति भी दी थी। मंदिर में पुजारियों ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने मंदिर के दान पात्र में एक लिफाफा भी डाला था। 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद बीते सोमवार को वही लिफाफा खोला गया, जिसको लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता भी थी। उस लिफाफे में मात्र 21 रुपए निकले। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पत्रकारों को खिलाओ पिलाओ ताकि वो विरोध में ना लिखे। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष का ऑडियो हुआ वायरल, सफाई दी, सम्मानजनक सत्कार के लिए कहा था।
जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले के कथित बयान का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में बावनकुले को कथित रूप से पार्टी वर्कर्स से कहते हुए सुना जा सकता है कि पत्रकारों को ढाबों में ले जाओ और उन्हें खिलाओ पिलाओ ताकि वे नेगेटिव ना लिखें। वीडियो अहमदनगर का बताया जा रहा है। बावनकुले यहां भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट सिखाने पहुंचे थे। विपक्ष के हंगामा मचाने के बाद बावनकुले ने सफाई दी। बोले, मैं इतना कहना चाह रहा था कि पत्रकारों के सम्मानजनक सत्कार की बात कही थी। कार्यकर्ताओं को यह बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऑडियो क्लिप में बावनकुले कह रहे हैं कि वीडियो जर्नलिस्ट न्यूज पोर्टल चलाते हैं, ये आपके इलाकों में जाएंगे और एक छोटी सी घटना को बड़ा चढ़ाकर बताएंगे, इसलिए उन्हें अच्छे से खिलाया पिलाया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब बीजेपी नेता का गिरफ्तारी वारंट जारी। मनप्रीत बादल को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश, विदेश भागने से रोकने को एलओसी जारी। जी हां दोस्तों, भटिंडा लैंड एनरोलमेंट केस में फंसे पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री भाजपा नेता मनप्रीत बादल का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भटिंडा दलजीत कौर की कोर्ट ने यह वारंट जारी किया। इसमें भटिंडा विजिलेंस ब्यूरो थाने को मनप्रीत बादल को अरेस्ट कर पेश करने को कहा गया है। इससे पहले मनप्रीत बादल के विदेश भागने की संभावना को देखते हुए उनका लुकआउट सर्कुलर यानी कि एलओसी जारी कर दिया गया है ताकि वह देश न छोड़ सके। वहीं मनप्रीत बादल ने अपनी जमानत याचिका भी वापस ले ली है। मनप्रीत ने भटिंडा सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मस्क बेटे के कंधे पर बैठकर हंगरी प्रेसिडेंट से मिले, पॉपुलेशन क्राइसिस पर मीटिंग की, कहा बच्चे पैदा करके ही दुनिया को बचा सकते हैं। जी हां दोस्तों, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोमवार को टेक्सास गीगा फैक्ट्री में हंगरी की प्रेसिडेंट कैटलिन नोवोक से मुलाकात की। दोनों के बीच वेस्टर्न वर्ल्ड के पॉपुलेशन कोलैप्स क्राइसिस यानी कि जनसंख्या कम होने के संकट पर बातचीत हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें हंगरी प्रेसिडेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। उन्होंने कहा कि बच्चे पैदा नहीं करना हमारे समय की सबसे बड़ी चिंता है। मस्क ने भी इन तस्वीरों को रीपोस्ट किया। मस्क ने यह भी लिखा कि बच्चे पैदा करना दुनिया को बचाना है। इस मीटिंग में नोवोक ने मस्क से कहा कि क्लाइमेट चेंज के खतरों की तुलना में डेमोग्राफिक क्राइसिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि चाइल्डलेसनेस यानी कि निसंतानता हमारे समय की सबसे बड़ी चिंता है। नोवोक ने कहा कि मस्क से इस बारे में बात की कि युवाओं को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर हम मिलकर क्या कर सकते हैं। मस्क भी इसे लेकर अपने विचार रख रहे थे। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन कोलैप्स क्लाइमेट चेंज से भी बड़ा खतरा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने चांदी में आज रही गिरावट, 59,000 के नीचे आया सोना, चांदी 1,500 से ज्यादा सस्ती हुई। जी हां दोस्तों, मंगलवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 207 रुपए गिरकर 58,922 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 44,192 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई है। इसके अलावा दोस्तों चांदी के दामों की बात की जाए तो IBGA की वेबसाइट के अनुसार आज चांदी की कीमत में 1,500 से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। ये 1,651 रुपए से चलकर 71,364 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे एक दिन पहले यानी कि सोमवार को यह 73,015 रुपए पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर में जुलाई से लापता 2 स्टूडेंट्स की हुई हत्या, तस्वीरें सामने आई, शव अभी तक नहीं मिले, सरकार बोली CBI जांच कर रही है। जी हां दोस्तों, मणिपुर में जुलाई से लापता 2 स्टूडेंट्स की हत्या कर दी गई है। दोनों के शव की फोटो सामने आई है। फोटोज में दोनों की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई नजर आ रही है, साथ ही लड़के का सिर कटा हुआ है। हालांकि दोनों के शव अभी तक नहीं मिले हैं। जुलाई में दोनों स्टूडेंट्स एक दुकान में लगे CCTV कैमरे में दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका। दोस्तों दैनिक भास्कर को मुख्यमंत्री ऑफिस के सूत्रों ने बताया कि सरकार ने कहा है कि जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच CBI कर रही है। लोगों से अपील की गई है कि मामले में संयम बरतें और जांच एजेंसियों को अपना काम करने दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दादा साहेब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को मिलेगा। सम्मान पाने वाली 8वीं महिला कलाकार IB मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, वेटनर एक्ट्रेस वहीदा रहमान को इस साल दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीदा ने अपने करियर में गाइड, रेशमा और शेरा, प्यासा और रंग दे बसंती जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। इस बात की जानकारी मंगलवार को इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने दी। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट शेयर करते हुए ठाकुर ने लिखा कि मुझे यह जानकारी देते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में उनके श्रेष्ठ योगदान के लिए इस साल का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन गए नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड ने जिनपिंग को दिया झटका, ठुकरा दिया यह ऑफर। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड इन दिनों 7 दिवसीय चीन दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, लेकिन प्रचंड ने जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक ग्लोबल
ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव वैश्विक सुरक्षा पहल में शामिल होने से इनकार कर दिया। नेपाल के इस कदम को चीन के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चीन की ओर से नेपाल पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक सभ्यता पहल में शामिल हो। मंगलवार को चीन और नेपाल की ओर से जारी संयुक्त बयान के अनुसार दोनों देशों के बीच कई बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर समझौते हुए, लेकिन जीएसआई का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने चीन की एक और महत्वाकांक्षी योजना क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में शामिल होने पर सहमति जताई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है अब आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की रिटायरमेंट की उम्र सीमा कितनी है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।